नमस्कार दोस्तों। हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 81 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 82वें क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से उल्लिखित हैं? हम लोगों को निर्वाचन आयोग के बारे में देखना है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वह अनुच्छेद 300 324 के अंतर्गत 324 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और इस निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, प्लस कुछ अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा अन्य आयुक्त होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। तथा इनकी सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष उम्र होती है, ठीक है। अगर 6 साल इनका कार्यकाल पहले पूरा हो जाता है तो हटा दिए जाएंगे, और यदि पहले 65 वर्ष उम्र इनकी पूरी हो जाती है तो हटा दिए जाएंगे। और इनका जो वेतन होता है वह वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है। और इनको हटाया भी उसी आधार पर जाता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यह निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। ये गलत है। यह निर्दिष्ट करता है कि इसके सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। देखिए, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है। यह सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्त को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। ऐसा नहीं करता है, ये भी गलत है, ठीक है। तीनों ऑप्शन इसके गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 जो है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है? उपाधियों को समाप्त करता है। यह कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, सेना तथा विद्या को छोड़ करके। अर्थात सेना संबंधित जो उपाधि है वो दी जा सकती है, तथा विद्या संबंधी जो उपाधि है वो दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18 के अपवाद कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें सेना और विद्या को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जो नागरिक है वह विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं लेगा। नागरिक को भी बताया गया है कि वह विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। और कहा गया है कि जो औपनिवेशिक शासन काल में दिए जाने वाले जो राज बहादुर, महाराजा, राय बहादुर इत्यादि प्रकार के जो उपाधि थे, ठीक है, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब राज्य द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये सब उपाधियां राज्य द्वारा नहीं दी जाएंगी। तथा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री ये उपाधि नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और ये उपाधि ना होकर के पुरस्कार हैं। क्या है? पुरस्कार हैं। लेकिन
इसको पाने वाला जो व्यक्ति है वह अपने नाम के आगे इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। वह अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकता, और यदि प्रयोग करता है तो यह वापस करना पड़ जाएगा, ठीक है, इसे त्यागना पड़ जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे उपाधियों को अपनाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। ये राज्य से कहता है कि आप महाराजा जैसी उपाधि नहीं देंगे, ठीक है। बाकी सामान्यतः आप देखते होंगे कोई भी अपने नाम के आगे लगा सकता है, महाराजा किशन सिंह इत्यादि करके नाम के आगे लगाया जा सकता है, किंतु राज्य प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। देखिए इस संदर्भ में जो ये बात, पहले इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप अपने आप को ले लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए आप मान लीजिए यहाँ पर आईएएस बन गए हैं, किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आप यदि आईएएस बन गए हैं उस समय यहाँ पर कोई विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यदि आपको अनुमति दे, आप राष्ट्रपति से अनुमति लें, तो विदेशी राज्य से दी गई जो उपलब्धि है, उपाधि नहीं, उपलब्धि है, उसे स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति नहीं देता तब तक वो विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई नागरिक या विदेशी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति यदि सहमति देता है तो वह भेंट भी स्वीकार कर सकता है, उपलब्धि भी स्वीकार कर सकता है और उपाधि भी स्वीकार कर सकता है, ठीक है। भेंट, उपलब्धि और उपाधि भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन कब? जब राष्ट्रपति सहमति दे दे तब। अभी इसी क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। सीधा सीधा मना कर रहा है कि कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। और लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है, उपलब्धि। तो जबकि यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि उपाधि भी स्वीकार कर सकता है, उपलब्धि भी स्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो जाता है। अठारह के चार्टर अधिनियम के लागू होने से घटित हुआ। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित करना। हाँ, इसके तहत कथन सही है। इसके तहत जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनके पास जो विधायिका संबंधी शक्ति थी उससे वंचित कर दिया गया, ठीक है, इसलिए ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का गठन किया गया। ये
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सॉरी 1784 के अंतर्गत ऐसा किया गया था, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। और सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत इसके तहत नहीं की गई थी, अपितु 93 के तहत की गई थी। ओ सॉरी 53 के तहत, 1853 के तहत ऐसा किया गया था, इसलिए दोनों गलत है, पहला वाला सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित होते हैं? देखिए, संविधान जो उच्चतम न्यायालय है वह समय समय पर प्रसंगानुसार जब वाद आते हैं तो उस वाद में वो संविधान की व्याख्या करता रहता है, ठीक है, तो समय आने पर वो विचार करता रहता है कि कौन सा अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए। तो जैसे कि अनुच्छेद 21 के लिए कुछ वाद प्रसिद्ध है, जैसे एक हो गया मेनका गांधी वाद हो गया 1978 में, ठीक है, सतवंत सिंह साहनी वाद हो गया, और सुब्रमण्यम स्वामी इत्यादि वाद हो गए, ठीक है, कई वाद हैं जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में विभिन्न अधिकारों को शामिल किया गया है, ठीक है, जैसे एक विदेश यात्रा का अधिकार है, इसको भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। प्रतिष्ठा का अधिकार ये भी अनुच्छेद 21 में है, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार यह भी है, और हथकड़ी, चारों ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 21 में है क्या, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार परीक्षा रिट की, अच्छा रिट की बात कर रहे हैं। देखिए रिट जो होती है वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। ये जो रिट हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय यह रिट जारी किया जाता है, और जो गिरफ्तार करता है उससे कहा जाता है कि भैया इसको उच्चतम न्यायालय में क्या किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा परमादेश, परमादेश रिट होता है, ये परम आदेश है। मान लीजिए आपको किसी कोई कार्य सौंपा गया और आपके पास कोई आपातकालीन कारण आ गया जिसके कारण आप उस कार्य में नहीं जा पाए, जो राज्य का कार्य है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय, तो न्यायालय क्या कर देंगे, आपके खिलाफ रिट जारी करेंगे कि भैया आपको वहां जाना ही पड़ेगा, परमादेश रिट, ठीक है। एक तो आदेश होता है, एक परम आदेश होता है, ठीक है। आदेश जो होता है छोटा वाला होता है, ये छोटा वाला, और ये परम आदेश है, जब ये जारी होगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध ऋण, प्रतिषेध होता है, ठीक है, तीसरा प्रतिषेध है, प्रतिषेध मतलब रोकना। आगे है उत्प्रेषण, चौथा है उत्प्रेषण, ठीक है, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार के रिटों के बारे में हमने आपसे बताया। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट
226 के तहत जारी करता है, ठीक है। और ये जान लीजिए कि जो संसद है ना, वो किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। संसद के द्वारा किसी अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस बात को याद रखिए, कभी ना कभी पूछा जरूर जाएगा। तथा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1950 के पूर्व जो न्यायालय थे उनमें सभी को रिट जारी करने का अधिकार नहीं था, अभी तो 3 ही उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था। एक तो कलकत्ता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास। इन तीनों को ही रिट जारी करने का अधिकार था। कब? तो 1950 के पहले, ठीक है। बाद में अनुच्छेद 226 के तहत सभी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। चलिए, रिट के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। केवल पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार परीक्षा रिट की मांग कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा नहीं है, पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी अन्य लोग भी इसकी मांग कर सकते हैं, ठीक है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ये गलत है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। सही बात है, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर 2 सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को पारित करना होगा संसद के साधारण बहुमत से, ठीक है। साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। चलिए अगला। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती हैं? लोकपाल, देखिए जो लोकपाल है ना, यह एक सांविधिक निकाय है। एक सांविधिक निकाय होता है, एक संवैधानिक निकाय होता है। सांविधिक और संवैधानिक में क्या अंतर है? तो जो संवैधानिक होता है वह मूल संविधान में उल्लिखित होता है, ठीक है। और सांविधिक जो होता है वह आर्टिकल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यही अंतर है। तो जो लोकपाल है वह लोकायुक्त लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। यह एक सांविधिक निकाय है। और इसके कार्य क्या हैं? तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध तथा उनसे संबंधित जो मामले होंगे उनके लिए और उनके भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है ये, ठीक है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह
पीएम, एमपी यानी सांसद, और मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर तक होता है। और कुछ अधिकारी होंगे ना, अधिकारियों तक भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती हैं? संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों के लिए मंत्री। संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों में मंत्री, ये गलत बात है, ठीक है। संसद के अंदर ये जांच नहीं कर सकता है। दूसरा, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान तो नहीं आते हैं इसके अंतर्गत, इसलिए ये भी गलत है। कुछ संस्थान आते हैं, ठीक है। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी इकाइयां, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के तहत दान प्राप्त करने वाली सभी, ये जो सभी इकाइयां लिखा है ना, सभी इकाइयां नहीं आती है, अपितु 10 लाख रुपए से अधिक अभिदाय वाली जो है वही आती है, ठीक है। अभिदाय का मतलब क्या होता है, तो इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखिएगा क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे क्या कह रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो स्वर्ण सिंह समिति है ना, वह फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, और यह जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है वह 1976 में गठित की गई थी। किस लिए गठित की गई थी, तो संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने के लिए, ठीक है, एफडी को जोड़ने के लिए। और इन्होंने अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश में क्या कहा कि संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही इन्होंने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, कितने मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो 8 मूल कर्तव्य होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो आय कर होता है, इनकम टैक्स, आयकर भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात और कहा कि अगर मूल कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। इन बातों को इन्होंने कहा, किंतु इसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने 8 की अनुशंसा की थी, जबकि 10 जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। जिसमें इन्होंने आयकर को बताया था कि लागू होना चाहिए, तो आयकर को लागू नहीं किया गया, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि मूल कर्तव्यों का के पालन पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, किंतु उसमें किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। और बाद में एक संविधान संशोधन किया गया 97 नंबर का, 97 नंबर का संविधान संशोधन किया गया।
इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, वो कौन सा था? तो इसमें कहा गया कि सभी माता पिता का अधिकार होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, यही कहा गया था, 11वां मूल कर्तव्य था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने कर भुगतान करने के कर्तव्य की मूल कर्तव्य के रूप में अनुशंसा की। सही बात है। दूसरा, इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना दंड का सुझाव दिया। ये भी सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो 9वीं अनुसूची है संविधान में, वह पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में नेहरू जी द्वारा जोड़ी गई। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यह संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची थी। ये सही बात है। इसे कृषि सुधारों से संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। ये भी सही बात है। इस अनुसूची के तहत सम्मिलित सभी विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये सही नहीं है। ठीक है, एक और दो सही है। ऑप्शन बी सही है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य के बारे में हमने अभी आपको बताया कि इसके लिए जो मूल कर्तव्य है, इनके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1976 में किया गया। तथा जो मूल कर्तव्य हैं वो USSR से लिए गए हैं। ठीक है, और इनको भाग 4 के ए में रखा गया है। ठीक है, भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। ठीक है, और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। इसी से संबंधित एक बर्मा समिति भी है, जो हम लोग पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं बर्मा समिति के बारे में। ठीक है, बर्मा समिति भी है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिशें क्या की थी? तो संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए। कितने मूल कर्तव्य होना चाहिए? तो 8 मूल कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें आयकर भी शामिल होना चाहिए और पालना करने पर दंड का प्रावधान। किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें आयकर देना, मतदान इत्यादि शामिल नहीं था और पालन न करने पर दंड का भी कोई प्रावधान नहीं था। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। ठीक है, नई बात, किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, और इसमें 86वें, मैंने आपको जो पूर्व में बताया वो थोड़ा गलत बता दिया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको उनके माता द्वारा
उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, यहाँ जोड़ा गया। और प्लीज जो पूर्व वाला जो है 89 नंबर का क्वेश्चन था उसको सुधार लीजिएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मैंने आपको बताया कि USSR, ठीक है, जो वर्तमान रूस है वहां से नहीं लिए गए हैं, लेकिन इसी रूस को पहले USSR कहा जाता था, तो ये वहां से लिए गए हैं। ठीक है, सोवियत संघ से। संविधान इन कर्तव्यों के प्रवर्तनों के बारे में कुछ नहीं कहता है। सही बात है, नहीं कहता है। अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है, अधिकार में और उपभोग में कोई कर्तव्य में कोई संबंध ही नहीं है। अधिकारों का उपभोग अर्थात जो आपको अधिकार प्राप्त है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि यदि आप कर्तव्य का पालन करेंगे तब आपको अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, अर्थात कर्तव्य जब आप पालन करेंगे उसके बाद क्या होंगे, आपको अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तब पर भी आपको अधिकार प्राप्त होते हैं ना, इसलिए ये गलत है। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन सौ बावन राष्ट्रीय आपात। देखिए, जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपात 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356, 360। ठीक है, जो 352 है यह पहली बार जब लागू होता है तो पहली बार 30 दिन के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए होता है। ठीक है, और संसद का जब अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो ये 6 माह करके इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति अथवा ये जो राष्ट्रीय आपात है उसको कैबिनेट की लिखित सलाह पर लागू किया जाएगा। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लागू किया जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है। सही बात है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो राष्ट्र, और ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो और अन्य क्षेत्र हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू करे, चाहे इधर लागू करे, चाहे इधर लागू, एक क्षेत्र में मतलब सीमित कर सकता है। ठीक है, चाहे तो पूरे में लागू करे। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी कर सकता है। ये गलत बात है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि मंत्रिमंडल की सलाह, लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, इसलिए गलत है, ये सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग,
280 अनुच्छेद 280 में इसको स्थापित किया गया है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, अर्ध न्यायिक है यह। वित्त आयोग क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है, ठीक है, और उससे पहले भी किया जा सकता है जब आवश्यकता पड़ जाए तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का संविधान वित्त आयोग की संरचना का उपबंध करता है, सही बात है, अनुच्छेद 280 अभी आपने पढ़ा। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, सही बात है, यह सिर्फ सलाह दे सकता है, ठीक है। कथन तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी डी सही। आगे, भारत के समुद्र पारीय भारतीय नाविक, ये करंट अफेयर्स का है, ये भी करंट अफेयर्स का है। 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक राज्य में अधिरूपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्य में अधिरूपित राष्ट्रपति, अर्थात मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो वहां की क्या स्थिति होगी, ठीक है, उस पर विचार करना है। तो राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है, सही बात है। राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण कर सकता है, गलत बात है। कर सकता नहीं, करता है। अरे भैया, अभी राज्यपाल बचा हुआ है, राज्यपाल कर सकता है, राष्ट्रपति क्यों करेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद जो है वह 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत गठित की जाती है, ठीक है। और ये जो है संसद के अधिनियम द्वारा गठित है, ठीक है, इसका गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय है, सही बात है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है, नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि सॉरी, अरे यार, मान लीजिए भारत है,
ठीक है, ये भारत है। और इसमें अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग स्थलों पर बनाया जाता है, ये एक संयुक्त रूप से नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इनको क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से नहीं बनाया जाता है, पृथक पृथक बनाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर केवल एक ही सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरूबारी यूनियन मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है। प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है, सही बात है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1955 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह भी सही बात है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन हमारे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन आज पूरा हो गया, और फिर मिलते हैं हम अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद।